नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूर्य प्रशासन के पतन और हुमायूं के सेकंड रेजिम के बारे में चर्चा की थी और इस बात की भी चर्चा की थी कि हुमायूं के शासनकाल में फारसी संस्कृति और कला का हिंदुस्तान की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। कैसे खगोल विज्ञान में हुमायूं की अभिरुचि शिक्षा, पुस्तकालय और स्थापत्य पर जो हुमायूं की अभिरुचि थी उस पर फारसी संस्कृत, फारसी कला और फारसी शिल्प का क्या प्रभाव पड़ा। हुमायूं के मृत्यु के बाद हुमायूं का जो मकबरा बना, उनकी बेगम ने जो बनाया, उस पर फारसी स्थापत्य शैली का प्रभाव पड़ा। फारसी स्थापत्य शैली पर जो हुमायूं के मकबरे का प्रभाव पड़ा, उनकी बीवी बेगा हमीदा बेगम ने बनवाया था। जो हमीदा बेगम ने बनवाया था उस शिल्प में फारसी शैली का प्रभाव पड़ा। दोहरी गुम्बद शैली जो है वो फारसी शिल्प शैली का प्रभाव है। उद्यान मकबरा, मकबरा उद्यानों से भरा हुआ, इस पर भी कहते हैं कि फारसी शैली का प्रभाव है। जो फारसी शैली का जो बाहरी जो जो स्थापत्य के जो बाहरी दीवारें थीं, उस कहा जाता है उस बाहरी दीवारों पर जो है दोहरा जो दीवार की दोहरी लाइनें दिखाई देती हैं, जो दो अस्तर पर दो धारी दिखाई देती हैं। जो बाहरी दीवारें हैं दो अस्तर पर दो धारी दिखाई देती हैं। वो बाहरी जो महराब है उस पर दो अस्तरी धाराएं दिखाई देती हैं, दो अस्तर पर दो धारी दिखाई देती हैं। तैमूर की वास्तुकला का भी प्रभाव पड़ा। जो निजामुद्दीन औलिया का जो बनाया गया तीर्थ स्थल, उस पर इसका प्रभाव पड़ा। जो बाद में यूनेस्को ने विश्व धरोहर जो है 1993 में घोषित किया, उस पर जो है तैमूर वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इस तरह से हुमायूं के जो खगोल विद्या का ज्ञान था, जो उसकी अभिरुचि थी, वो भी कहीं न कहीं से फारस के कला और संस्कृत से और विज्ञान की वहाँ की प्रगति से प्रभावित होकर आई थी। क्योंकि हुमायूं बहुत दिन अपने निर्वासन जीवन में फारस में रहे। बताते हैं कि प्रत्येक दिन की दिनचर्या भी उनकी जो है ऐसे थी कि वो खगोल विज्ञान के आधार पर प्रतिदिन के खगोलीय नक्षत्रीय जो नॉर्म्स के अनुसार प्रतिदिन उसी कलर के वस्त्र पहना करते थे। हुमायूं के वापसी के पहले जो शेषा सूरी का शासन था, उसकी भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि शेषा सूरी के काल की दो बड़ी घटनाएं थी। कौन सी घटनाएं थी, जिसकी हम पुनः एक संक्षिप्त में चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। वो घटना थी 1543-44 में मारवाड़ पर विजय की। मेवाड़ पर
जब आक्रमण शेषासुरी का होता है तो गिरसुमेर के मैदान में मारवाड़ सेना और शेषासुरी की सेना का आमना सामना होता है, इसलिए उनके बीच के युद्ध को गिरसुमेर का युद्ध कहते हैं। गिरसुमेर राजस्थान के पाली जिले में पड़ता है। राजा राव मालदेव वहां के राजा थे। अपनी सेना के साथ गिरसुमेर की पहाड़ियों पर और पूरे साजो सज्जा के साथ उपस्थित होते हैं। काफी बड़ी सेना थी। शेषासुरी से कहीं बड़ी सेना थी। शेषासुरी ने एक छल रणनीति बनाया और मालदेव के शासन के जो सरदारे थे, सरदारों को उसने सिक्के बंटवाए। तो उन सिक्कों को इस तरह से जो सिक्के बंटवाए, उसमें उसने एक छल से एक पत्र भी लिख के भेजा, जो इस तरह भेजी गई थी कि वह राव मालदेव मारवाड़ के राजा को मिले। और उस पत्र में लिखा था कि जैसे ही आप राजा मालदेव को बंधक बनाकर अगर हमको प्रस्तुत कर देंगे, इस तरह से राजा मालदेव ने तत्काल युद्ध मैदान छोड़कर वापस चला जाने के लिए तैयारी करने लगे। उनके सेनापति जीता और कुंपा ने बार बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी तरह जो है उनको विश्वास में न लिया जा सका। और युद्ध मैदान, ये पहली बार है जब किसी राजा के वापस चले जाने पर भी सेनापतियों ने युद्ध मैदान की कमाल सामने रखा और इस तरह से लड़ाई लड़ी कि शेषासुरी के अंदर भय पैदा हो गया और हारते हारते एक सुरक्षित टुकड़ी के पहुंच जाने से उसकी हार विजय में बदल गई, अन्यथा वो मैदान छोड़कर भागने वाला था। और उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने पूरी सल्तनत दांव पर लगा दिया था। इस तरह से मालदेव को हराकर अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, आबू तक सूर साम्राज्य में मिला लिया गया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ाई थी शेषासुरी के शासनकाल की, वो थी कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध शेषासुरी की उस कालिंजर की युद्ध में मौत हो जाती है। इस तरह से कुल मिलाकर इस जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था, मुख्य चर्चा का विषय था मारवाड़ के मालदेव के साथ शेषासुरी का मुकाबला। बताते हैं कि युद्ध की स्थिति में ही बधनोरा के ठिकानेदार नरा चौहान ने 12,000 सैनिकों के साथ मारवाड़ की सेनापति के साथ खड़े हो गए। युद्ध की स्थिति बदल गई थी और शेषासुरी परास्त होने वाला था। तो जलालुद्दीन जलवानी की एक सुरक्षित टुकड़ी आ जाने से मारवाड़ की जीत हार में बदल जाती है।
इसके बाद पानीपत के द्वितीय युद्ध में की चर्चा के साथ आज का वीडियो हम लोग प्रारंभ करेंगे, जिसे हमने अकबर सम्राट अकबर भाग 1 के नाम से टाइटल दिया है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू और अल्पवयस्क सम्राट अकबर के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध का मुख्य सेनानायक मुगल सेनापति था। बताते हैं कि अकबर की उम्र उस समय 13-14 साल थी और हाथी के हौदे में बैठा हुआ दिखाई नहीं देता था। होता था कि राजा की उपस्थिति है, राजा की उपस्थिति में ही युद्ध लड़ा जा रहा है। राजा ही उस समय कमांडर इन चीफ होता था। और हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो 3 ही महीने पहले तरदी बेग को हराकर दिल्ली का सम्राट घोषित हुआ था, अपने आप को किया था, जिसका मुकाबला पानीपत के द्वितीय युद्ध में मैदान में अकबर से होता है। बताते हैं इतिहासकार कि युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य बहुत ही वीर और साहसी योद्धा था। वो एक छोटे से पद से रेवाड़ी में नमक का व्यापार करने वाले बनिए के कद से उठकर दिल्ली सल्तनत का शासक बना हुआ था और अभी तक कोई युद्ध हारा नहीं था। पानीपत की विजय लगभग सुनिश्चित थी कि एक तीर हेमू की आंख में लग जाती है और युद्ध का परिणाम बदल जाता है। ये वैसे ही है जैसे खानवा के युद्ध में राणा सांगा की आंख में तीर लगी और खानवा का युद्ध जीतते जीतते हार में बदल गया। वही इतिहास अपने आप को पुनः पुनरावृत्त कर रहा है। देश का दुर्भाग्य है। पानीपत की पराजय के बाद मुगल सत्ता पुनः स्थापित हो गई और सम्राट अकबर ने इस छोटे से मुगल भूभाग को काफी हद तक विस्तारित किया और 1605 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके जीते हुए क्षेत्रों का क्रमिक चर्चा आज करके समाप्त कर देंगे। उसके बाद मुगल काल के सांस्कृतिक और साहित्यिक और जो उपलब्धियां हैं स्थापत्य की, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। आपको हम एक नक्शे के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि कैसे जो है अकबर के शासनकाल का विस्तार होता है। देखिए, ये 1605 के अकबर का हिंदुस्तान है, अकबर के काल का। स्वात स्वात को अपने में मिलाया। स्वात 1 नंबर, ए आप देखिए 1 नंबर स्वात ए है स्वात। इसको मुगल साम्राज्य में सम्मिलित करते हैं। दूसरे पर है पख्तूनी इलाके। पख्तूनी इलाके उस समय
स्वतंत्र थे, वो कब्जे में नहीं थे किसी के। तीसरे पर है डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान ये तीसरा है। ये डेरा गाजी खान को अकबर ने अपने कब्जे में किया। चौथे स्थान पर कांगड़ा और कुमायूं, पांचवें पर कुमायूं। कांगड़ा और कुमायूं इन दो क्षेत्रों को मिलाते हैं। यहाँ पर राजा टोडरमल को भेजा गया था और वहाँ पर जाकर इन्होंने इन दोनों क्षेत्रों को अब मुगल साम्राज्य के अधीन करते हैं। छठे पर है कूच बिहार। कूच बिहार ये है कूच बिहार का क्षेत्र ए। इसको कूच बिहार क्षेत्र इतना बोलते थे उस समय। ये कूच बिहार का क्षेत्र जो है ये मुगल साम्राज्य में मिलाया जाता है। सातवें में क्षेत्र जो है मिलाया गया उसका नाम है कच्छ। यह कच्छ का क्षेत्र ये है। ये है कच्छ। कच्छ का इलाका जो गुजरात पर आक्रमण करके कच्छ इलाके को अपने साम्राज्य में मिलाते हैं। पंद्रह सौ अड़सठ के आसपास मेवाड़, ये है मेवाड़, उदयपुर मेवाड़। 1568 में इसको मिलाया जाता है, मेवाड़ को। उसके बाद 1595 में से 1600 के आसपास अहमदनगर, अहमदनगर, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया जाता है। अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। उसके बाद गोंडवाना, 10वें पर गोंडवाना। देखिए, गोंडवाना को भी मुगल साम्राज्य में मिलाया जाता है। गोंडवाना की रानी दुर्गावती उसमें शासिका थी। और उसके बाद झारखंड का कोकड़ा, झारखंड 11 नंबर, देखें, इसको मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। और ये गोंडवाना क्षेत्र है। गोंडवाना क्षेत्र से ही बरार और खानदेश पर विजय प्राप्त करते हैं। इस तरह से सम्राट अकबर के साम्राज्य का विस्तार होता है। और कांगड़ा का किला 1573 में टोडरमल जाकर विजय प्राप्त करते हैं। 66 गांव का वो एरिया था जिस पर जो मुगल साम्राज्य के अधीन किया जाता है। कूच बिहार 1574 में दाऊद खान पटना में शासन करता था, उसको हराकर कूच बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। गुजरात मालवा को 1560 में मालवा को अपने अधीन किया। वहाँ के बाज बहादुर जो सूरी गवर्नर थे स्वतंत्र हो गए थे, उनको हराकर फिर 1595 में खानदेश पर आसीरगढ़ का किला जीतता है और खानदेश को 1601 में बरार पर विजय प्राप्त की जाती है।
एह, बाबर अकबर की सबसे अंतिम विजय थी 1601 में बरार की। एक क्रमिक जो यहाँ का क्रमिक आपको बता दें कि बा सम्राट अकबर का क्रमिक विजय अगर कोई आर्डर क्रम में कभी आता है तो एक बार पूरे विजय की श्रृंखला को आर्डर में देख लेते हैं, फिर विस्तार में इसकी चर्चा भी की जाएगी। मालवा 1561 से 1564, अफगान विजय 1561 और खानजमा विद्रोह को दबाया 1561 में। कच्छ गुजरात को अपने अधीन करते हैं 1572 में। मालवा का विद्रोह 1562 में होता है, उसको पूरी शक्ति के साथ दबाया जाता है और मुगल साम्राज्य में अस्थायी रूप से सम्मिलित कर लिया जाता है। उज्बेकों का विद्रोह होता है 1560 से 67 तक। भारी सैन्य बल के साथ इन विद्रोह को दबा दिया जाता है। आमेर को अधीन कर लिया जाता है 1562 में। मेड़ता के राजा को हराकर 1562 में ही मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। गढ़ कटंगा पर विजय प्राप्त किया गया 1564 में। मेवाड़ और चित्तौड़ की विजय होती है 1567 में। रणथंभौर के किले पर विजय प्राप्त करता है मुगल बादशाह 1569 में। कालिंजर का विजय 1569 में। मारवाड़ का विजय प्राप्त करता है स्थायी रूप से 1570 में। मेवाड़ पुनः युद्ध होता है हल्दी घाटी की 1576 में, जिसमें पुनः अकबर की विजय होती है। गुजरात पर 1572-73 पर आक्रमण होता है और अकबर ने लिखा है कि अकबर ने अपने संस्मरणों में इतिहासकारों के अनुसार कि पहली बार उसने समुद्र देखा गुजरात युद्ध के दौरान। गुजरात विजय पर 1572-73। बंगाल बिहार उड़ीसा 1574 से 1580। तुकाराम का युद्ध 1575। राजमहल का युद्ध 1576। काकसाल विद्रोह 1580। उड़ीसा पर विजय 1590 से 92। उत्तर पश्चिम प्रदेशों की विजय काबुल 1581। कश्मीर 1589। सिंध पर विजय 1591। कंधार पर 1595। बलूचिस्तान 1595। उसके बाद दक्षिणी भारत अहमदनगर 1595 से 1600 और खानदेश का सीलगढ़ विजय 1601। इस तरह से विजय प्राप्त करता है और मुगल साम्राज्य को काफी विस्तारित किया जाता है। अगली चर्चा हम विशेष चर्चा विस्तार से करेंगे और एक तरह से और अकबर के शासन प्रशासन की भी चर्चा करेंगे। कैसे प्रशासनिक ढांचा था, कैसे चित्रकला और स्थापत्य कला का विकास कैसे होता है। तुर्की स्थापत्य और हिंदुस्तानी स्थापत्य के सम्मिलन से कैसे साहित्य कला संस्कृति का विकास होता है। एक संक्षिप्त चर्चा साहित्यिक कर देते हैं और थोड़ा प्रशासनिक के घटनाक्रम के हिसाब से। 1562 में आकर जजिया कर हटा देता है। हिंदू तीर्थ स्थलों पर भी कर हटा दिया, लेकिन पुनः हिंदू मुस्लिम कट्टरपंथियों के प्रभाव में आकर 1575 में पुनः लगा दिया जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है कि इस्लाम के प्रचार में जजिया कर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। साहित्यिक परिचय में
आपको बता दें कि सम्राट अकबर के नवरत्न थे जिन्होंने साहित्यिक उपलब्धियां हासिल की, जिसमें अबुल फजल ने अकबरनामा और रानी अकबरी लिखी। उनके भाई फैजी ने अबुल फारसी कवि था और अकबर ने अपने बेटों के गणित शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। तानसेन गायक था, कविता और लेख लिखता था। बीरबल अकबर के सलाहकार थे। पांचवा नवरत्न राजा टोडरमल वित्त मंत्री थे, भूलेख और मापन प्रणाली का विकसित किया। राजा मान सिंह अम्बेर जयपुर के राजा कछवाहा राजा थे और मुगल सेना के प्रधान सेनापति। अब्दुल रहीम बैरम खां के बेटे, हिंदी के प्रसिद्ध कवि। फकीर जजिया सलाहकार था। फकीर अजिया जो आठवां नवरत्न था, जो सम्राट को सलाह देता था। और मुल्ला दो प्याजा नवरत्न ये सलाहकार थे। बताते हैं कि 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना किया, जो सुलह कुल की नीति पर आधारित थी। कहते हैं कि चिश्ती सूफी के विचारधारा से प्रभावित थी। धार्मिक कम, प्रशासनिक ज्यादा थी। फारसी, जैन, ईसाई धर्म के मूल विचारों को बताते हैं सम्मिलित किया गया था। सम्राट अकबर ने पंचांग चलाया, ईश्वरीय संवत आरंभ किया जो उसके राज्याभिषेक से प्रारंभ माना गया। सिक्के चलवाए, उसके पीछे अल्लाह अकबर लिखवाया। पुर्तगाली ईसाई धर्म प्रचारक को गोवा से बुलवाया था। ये सब उसकी सहिष्णुता नीति के एक घटक हैं, क्योंकि जानता था कि इतने बड़े देश का शासन केवल सैन्य शक्ति के बल पर नहीं किया जा सकता है। आने वाले मुगल सम्राटों ने इस नीति का पालन नहीं किया और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। 1583 में प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिया। इतिहासकार लिखते हैं वैवाहिक संबंधों के आधार पर महाशक्तियों को नियंत्रित करता था। कुछ राजा रियासतों से धर्म परिवर्तन अथवा बताते हैं कि पुत्री विवाह पर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने का बल देता था। कुछ राजा मान जाते थे, कुछ लोगों ने नहीं माना। गढ़ सीवान के राठौर कल्याण दास ने राजा राव उदय सिंह और जहांगीर को मारने की धमकी दी थी, क्योंकि उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई की शादी अकबर के बेटे जहांगीर से करने की सहमति दे दी थी। अकबर ने कल्याण दास पर हमला करके परास्त कर दिए। रणथंभौर के हाड़ा वंश, मेवाड़ के सिसोदिया और आमेर के राजा भारमल, उनके बेटे भगवंत दास और उनके बेटे मान सिंह। कहते हैं कि भारमल आमेर कभी नहीं गए और वो भरतपुर में ही थे। एक छोटे से गांव से निकलकर आगे बढ़े थे। अगले वीडियोज में हम लोग पुनः जो है आगे की चर्चा करेंगे और भारतीय इतिहास के मूल तत्वों पर, उनके पृष्ठभूमि पर, उनके सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।